हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम बात करने वाले हैं कि यूएन यूनाइटेड नेशन जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि इंटरनेशनल वॉर्स ना हो, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध ना हो। ये यूक्रेन और इजराइल में होने वाले वॉर्स को क्यों नहीं रोक पाया। मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशंस 1944 में वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद बनाया गया था ताकि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो और कोई भी दो कंट्री एक दूसरे के साथ ना लड़े। यूएन वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे काफी तवज्जो रखता है, काफी मायने रखता है, लेकिन जब से यूक्रेन और इजराइल वॉर हुए हैं यूएन की एक डार्क साइड देखने को मिली है। कंजिक्यूटिवली इंटरनेशनल लेवल पे दो वॉर देखने को मिले हैं और यूएन इसमें कोई भी मेजर स्टेप नहीं ले पाया है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यूएन के पीछे क्या ऐसी बात है कि वो इसमें स्टेप नहीं ले पा रहा है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहले हम पैलेस्टीन और इजराइल के इशू को देखेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, इजराइल नाम की कंट्री पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इस कंट्री की फॉर्मेशन के पीछे यूएन का ही हाथ है। थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं, जहां पे इजराइल था वहां पे पैलेस्टीन नाम की एक कंट्री हुआ करती थी और जो कि एक कॉलोनी थी यूके की, यूनाइटेड किंगडम्स यानी ब्रिटिशर्स की। वर्ल्ड वॉर 1 में और वर्ल्ड वॉर 2 ने ब्रिटिशर्स ने उनसे सपोर्ट मांगा कि आप हमें सपोर्ट कीजिए इंटरनेशनल वॉर्स में और हम आपको आजादी दे देंगे। यहूदियों को उन्होंने स्पेशली ये किया था कि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको एक अलग कंट्री बना के देंगे, और ऐसा ही यूके ने किया। यूके ही ऐसा कंट्री था जो कि बिल लेके आया था यूएन में कि इजराइल नाम की एक कंट्री अलग से बनाई जाए जो कि यहूदियों के लिए हो, और ये बिल यूके ने पास करवा लिया यूएन से। और यूएन ने ही इजराइल की फॉर्मेशन की थी। इजराइल की फॉर्मेशन उन्होंने रिलीजन के बेसिस पे की थी। अब जब यूएन को काम ही ये दिया गया है कि कहीं पे युद्ध ना हो और यूएन ने ही इजराइल को बनाया है, तो क्यों यूएन पीछे हट रहा है। देखो, सबसे पहले यूएन का कोई भी स्टेप न लेने का रीजन एक तो है रशिया। रशिया के पास है वीटो पावर। वीटो पावर टोटली 5 कंट्री के पास ही है यूएन में। और वीटो पावर का मतलब ये है कि अगर कोई भी बिल पास करवाना है और एक भी वीटो पावर वाली कंट्री ने मना कर दिया, तो चाहे बाकी पूरे यूएन में प्रेजेंट होने वाले पूरी असेंबली ने उसको पास कर दिया हो, अगर वीटो पावर वाली एक भी कंट्री ने उसको मना कर दिया तो वो बिल पास नहीं होने वाला है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि यूएस और यूएसएसआर जो आज के टाइम पे रशिया है, इनकी कभी नहीं बनी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का रीजन इन दोनों को सुपर पावर बनने की चाह ही थी, लेकिन सुपर पावर बन गया यूएसए क्योंकि यूएसएसआर नहीं बन पाया। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में। डिसइंटीग्रेट मतलब यूएसएसआर एक बड़ा देश था और अब उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे देश बन गए हैं, जैसे कि यूक्रेन, क्रीमिया, उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। जो सबसे बड़ा देश बना वो था रशिया, जो आज के टाइम पे भी यूएस की टक्कर लेता है, लेकिन यूएसए के जितना सुपर पावर नहीं बन पाया। अब अगर हम कहीं ना कहीं देखें तो यूएन भी यूएसए की इन्फ्लुएंस के नीचे ही काम कर रहा है। अगर हम देखें तो यूएन के 6 बॉडी पार्ट्स हैं और जिसमें से 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सिर्फ एक का ही नहीं है, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर है द हेग नीदरलैंड्स में। इन्फ्लुएंस तो होगा ही। यूएसए $12.5 बिलियन पर ईयर पे यूएन को प्रोवाइड कराता है ताकि वो अपनी मैकेनिज्म पूरा कर सके। अब रशिया इतना पैसा, इतने रिसोर्सेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड तो करा नहीं सकता है, लेकिन रशिया के पास है वीटो पावर। कभी ना कभी इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता ही रहता है। अब जब आपने देखा कि इजराइल और पैलेस्टीन इशू हुआ तो यूएसए और उसके कुछ एलाइज जो हैं वो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पैलेस्टीन को सपोर्ट करने वालों की भी कमी नहीं है। अरब नेशंस, रशिया, चाइना ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि पैलेस्टीनियों को सपोर्ट करने के लिए बनाई है और इसकी कॉन्फ्रेंस रशिया में कराई गई है। अब आपको पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट्स में टूटा हुआ लग रहा होगा और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपकी थिंकिंग एबिलिटी को एक और डायरेक्शन देता हूँ और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अगर हम आर्म्स एक्सपोर्ट इंडेक्स को देखें तो टॉप में है यूएस, दूसरे नंबर पे है रशिया, और अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें टॉप 10 में आपको वो 5 कंट्री मिल जाएंगे जो यूएन की परमानेंट मेंबर हैं और जो वीटो पावर रखती हैं। इन 5 कंट्रियों का मेन बिजनेस ही आर्म्स से रिलेटेड है। इनकी कंपनियां, जिनकी जीडीपी पे भी सबसे ज्यादा इफेक्ट आर्म्स एक्सपोर्ट का ही पड़ता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि क्या आपने कभी देखा है कि यूएस ने डायरेक्टली पॉइंट आउट किया हो रशिया को, या फिर उसके खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन लिया हो, या फिर रशिया ने कभी ऐसा किया हो यूएसए के खिलाफ। ने अभी देखा कि रशिया और यूएसए दोनों ही टॉप 2 कंट्रीज हैं जो कि आर्म एक्सपोर्ट करती हैं, और मोस्ट केसेस में हम देखेंगे कि जब भी 2 कंट्रियां लड़ेंगी तो वो एक कंट्री दूसरी को सपोर्ट कर रही होगी, एक दूसरे को, एक अपने आर्म्स एक कंट्री को बेचेगा, दूसरा अपने आर्म्स दूसरी कंट्री को बेच देगा, और ये सिलसिला चलता रहा है। तो अब भी क्या आपको लगता है कि जो यूएन के 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनका मेन जीडीपी का कारण ही आर्म्स एक्सपोर्ट है, वो ऐसा कोई बिल यूएन में लेके आएंगे कि आर्म्स की बिक्री बंद करो या फिर इनका एक्सपोर्ट कम करो। अगर हम देखेंगे तो पाएंगे किसी भी एंगल से यूएन का कोई भी एक्शन 2 कंट्रीज के बीच में वॉर रोकने का काम नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बढ़ा ही रही है, किसी को आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी को कुछ ही कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम रशिया यूक्रेन वॉर और उसके अंदर यूएन के रोल की बात करें तो यहाँ पे पाएंगे कि यूएन इसमें कोई स्टेप नहीं ले पा रहा है, क्योंकि रशिया खुद उसका वीटो पावर रखता है, खुद एक परमानेंट मेंबर है यूएन काउंसिल का। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूक्रेन यूएसएसआर का ही एक पार्ट था जो कि डिसइंटीग्रेट 1991 में हो गया था और यूक्रेन नाम से अलग देश बना था। ऐसे उज्बेकिस्तान वगैरह भी बने थे। ऐसा ही एक देश था क्रीमिया, जिसके ऊपर ऐसे ही रशिया ने कब्जा कर लिया था। उस टाइम पे भी यूएन कुछ नहीं कर पाया था और इंटरनेशनल लेवल पे रशिया के खिलाफ कोई भी स्टेप नहीं लिया गया था। सिर्फ एक ही ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने रशिया की मेंबरशिप कैंसिल कर दी थी, और उस दिन के बाद G8 G7 के नाम से जाना जाता है, और ये काम 2014 में हुआ था। अब रशिया को यूक्रेन पे हमला करने का रीजन एक ये भी है कि यूक्रेन ने नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया था।
नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएसए के डोमिनेंस में काम करती है। नाटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है अपने मेंबर कंट्रीज को किसी भी एक्सटर्नल अटैक से। यूएस इसमें 3/4 ऑफ फंड प्रोवाइड कराता है, यानी 75% खर्चा इसका यूएस खुद उठाता है। मीन टू से यूक्रेन रशिया के पड़ोस में होने के बावजूद यूएस की शरण में जाना चाह रहा था, इसीलिए रशिया ने उस पर अटैक कर दिया, जो कि गलत है। अब अगर हम कुल मिला के देखेंगे तो कुल मिला के मिलिट्री वेपन्स और आर्म्स बेचने वाली कंपनियां ही इसमें रोल प्ले करेंगी। आपको अगर याद हो तो जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई थी तो यूएसए ने बहुत सारे आर्म्स भेजे थे यूक्रेन को। शुरुआत में तो वो एड के तौर पे थे, यानी कि मदद के तौर पे थे। उसके बाद में जो भेजे गए थे वो सारे एज सेल थे, सारे के सारे बेचे गए थे यूक्रेन को। तो कहीं ना कहीं सेम फैक्टर रिपीट हो रहा है। और अब मैंने आपको बताया ही था कि पांचों की पांचों का जो यूएन की परमानेंट मेंबर है, जो वीटो पावर रखती हैं, वो आर्म्स एक्सपोर्ट में ही टॉप 10 के अंदर आती हैं। तो अब भी क्या आपको लगता है कि यूएन ऐसा कोई रेजोल्यूशन लेके आएगा कि आर्म्स एक्सपोर्ट को कम करो, लड़ाइयाँ बंद करो वगैरह वगैरह? और क्या यूएन ऐसा कोई स्टेप लेके आ सकता है इसके मेंबर्स के कारण? तो ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहें पॉइंट ऑफ व्यू पे, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें।